अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसी करनी वैसी भरनी। 24 घंटे से पहले कुदरत ने अपना इंतकाम ले लिया है और वो तालिबान जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं मुसलसल एक के बाद एक कार्रवाई, जिसके अंदर हमारे फोर्सेस को, हमारे आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। कुदरत ने अपना इंतकाम लिया है और अब जहन्नुम हासिल किया गया उन तमाम हैंडलर्स को, उन करता धरता लोगों को जिन्होंने इस कार्रवाई को सरअंजाम दिया था। लेकिन ये सब कुछ अनऑफिशियली हुआ है। पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से, पाकिस्तान की रियासत की तरफ से इस एयर स्ट्राइक की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई, जिसके कार्रवाइयां बताया जा रहा है कि उनके मुख्तलिफ अजला, जिसमें कुंदड़ है, जिसमें खौस्त है, जिसमें पक्तिका है, ये सारी वो मकामात थे जहां पे ये कार्रवाइयां हुई हैं। और हिजबुल्लाह मुजाहिद की तरफ से, उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से क्या इल्जामात पाकिस्तान पर लगाए जा रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। फिर कुछ अहम दौरे हुए हैं पाकिस्तान में और नूर खान एयरबेस, जिसको भारत की तरफ से इल्जाम लगाया था कि जी हमने मई में होने वाली जंग में उसे तबाह कर दिया। बहुत ही स्ट्रेटेजिक इसकी अहमियत है, बहुत इसकी तारीखी अहमियत है। हमारे तमाम स्टेट गेस्ट्स हैं वो इसी एयरबेस के जरिए पाकिस्तान पहुंचते हैं, तो बहुत ही मोअज़्ज़ज़ और ख़ास मेहमान पाकिस्तान आए हैं। एक का ताल्लुक ईरान से है और दूसरे मेहमान है उनका ताल्लुक सऊदी अरब से है। दोनों की टाइमिंग है पाकिस्तान विजिट की बहुत ही अहमियत की हामिल है। एक ऐसे वक्त में जब गजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद के लिए एक फोर्स तश्कील दी जा रही है, उसको उस तनाज़ुर को लेकर, इस खत्ते में होने वाली तब्दीलियों को लेकर और ख़ासतौर पर एक इस्लामिक नेटो इत्तेहाद की जब बात हो रही है, तो इन शख्सियात का पाकिस्तान में आना अहमियत का हामिल है। जिसमें से एक तो है अली लारिजानी, NSA ईरान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। पाकिस्तान उनकी आमद हुई है और उनकी मुलाकात हुई है। जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली थी, वज़ीर आज़म के साथ उनकी मुलाकात हुई है, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ भी। तो इन मुलाकातों का अहवाल भी आपके साथ शेयर करते हैं और फिर आपको बताएंगे नाज़रीन कि वो भारत जो कि पाकिस्तान के सिंध को अपने अंदर शामिल की बात करता है, चाइना की तरफ से उन्हें मुसलसल सुबकी का और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। और नाज़रीन, ये वाकया कुछ यूं हुआ है कि एक खातून थी इंडियन और उनके पासपोर्ट भी इंडियन ही था। अरुणाचल प्रदेश से उनका ताल्लुक था, शंघाई से वो ट्रैवल करना चाह रही थी जापान, लेकिन उन्हें शंघाई पे रोका गया एयरपोर्ट पर चाइनीज ऑफिशियल की तरफ से। और इमिग्रेशन हुकाम ने रोककर उनसे ये कहा कि आपके पासपोर्ट के ऊपर अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है जो कि चाइना का हिस्सा है, तो आपको अपने पासपोर्ट के अंदर तब्दीली करवानी पड़ेगी, अदरवाइज आपको ट्रैवल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो अब उस खातून का इंटरव्यू भी सामने आ चुका है और वो भारत जो कि अपने 2000 किलोमीटर से ज्यादा का रकबा चाइना से वापस नहीं ले सका, वो पाकिस्तान को अल्फाज की हद तक या बयानात की हद तक धमकी देने की कोशिश करता है। तो एक और जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया गया है चाइना की तरफ से कि वो किस तरह से अपने जो मकामात हैं, अपनी टेरिटरी है, न सिर्फ उसकी हिफाजत करेगा बल्कि जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं उन्हें भी रियलाइज करवाए जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो इसको लेकर एक अहम खबर है। और साथ में नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी वैसे तो नजरियाती कजन है, लेकिन नेतन्याहू दुबक के बैठ गए अपने मुल्क में और इंडिया का जो दौरा था, दौरा भारत था, उसे मंसूख कर दिया गया क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी जा रही और वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से नेतन्याहू अब भारत का दौरा नहीं कर रहे। इसको लेकर एक अहम डेवलपमेंट है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ में आपको ये बताएंगे कि फलस्तीनी तंजीम की तरफ से हमलों को ना रोक पाने की वजह से 3 अहम अस्करी ओहदेदारों को सैक किया गया है, उनके ओहदों से हटाया गया है इजरायली सियोनी फोर्सेस की तरफ से। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है, इसका भी अहवाल आपके साथ शेयर करते हैं कि करके तमाम खबरें। सबसे पहले जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान में होने वाले अहम दौरों की, वो आपके साथ शेयर करते हैं और वो है सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फयाज बिन हमीद अल रवेली ने वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और इस दौरान इक़्तिसादी, दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा भी किया गया है। और वफूद की सतह पर होने वाली जो मुलाकात थी, इसमें नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और फील्ड मार्शल भी शरीक थे। तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि एक ऐसे मौके पर गजा अमन मुआहिदा होने जा रहा है और साथ में इस खत्ते में बदलती सूरत हाल, चाहे वो ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ा हो या फिर इसराइल के मुसलसल अरब ममालिक पे होने वाले हमले हों, पाकिस्तान और सऊदी अरब का होने वाला एक डिफेंस पैक्ट हो, और जो एक बात हो रही थी कि शायद कोई इस्लामिक नेटो फोर्स बनने जा रही है, तो इसके अंदर पहले ही ईरान दिलचस्पी का इजहार कर चुका है, ख्वाहिश का इजहार कर चुका है कि वो भी इस मुआहदे का हिस्सा बनना चाहता है जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है। तो अली लारिजानी की मुलाकात भी बहुत अहमियत की हामिल है। तो ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर आला हैं, इनकी भी गैर मामूली टाइमिंग और गैर मामूली दौरा है पाकिस्तान।
पाकिस्तान, जिसके अंदर उन्हें रिसीव किया गया नूर खान एयरबेस पर, दोनों मेहमानों को। और ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की ये मुशीर हैं और मुशीर आला हैं, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी भी हैं। अली लारिजानी जो कि गैर मामूली दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं और उनकी अहम मुलाकातें हुई हैं। आज भी उनकी मुलाकातें तय हैं, जिसमें फील्ड मार्शल के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। तो दौरे के दूसरे रोज अली लारिजानी पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे और अली लारिजानी ने मंगल की सुबह इस्लामाबाद पहुंचने पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जो कहा है वो भी सुन लीजिए। तेहरान और इस्लामाबाद के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन खित्ते में अमन व इस्तेहकाम में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान खित्ते का एक अहम मुल्क है और खित्ते की सलामती की सूरत हाल के हवाले से भी अहम पोजीशन पर मौजूद है। तो ईरान और पाकिस्तान दोनों ही अहम और बाअसर ममालिक हैं जो खित्ते में देरपा सलामती के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये उनका इस मौके पर कहना था। जबकि सिफारत खाने का बयान भी सामने आया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि इस दौरे का मकसद जो है वो दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाना और खित्ते में सलामती और ताउन को फरोग देना है। ईरानी कौम कभी नहीं भूलेगी कि अमरीकी और सहूनी जंग के दौरान पाकिस्तानी अवाम ने किस तरह ईरान के साथ खड़े होकर ताउन किया था। तो उस वक्त से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि टोटली चेंज आ चुका है ईरान की हुकूमत की स्टेट पॉलिसी के अंदर और यकीनी तौर पर उन्होंने साबित किया है कि वो भी दोस्तों के दोस्त हैं और जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहे वही असल दोस्त होता है। पाकिस्तान ने भी ये साबित किया है। आगे बढ़ते नाज़रीन कुछ और डेवलपमेंट्स की तरफ, और जिस तरह से हमने आपको बताया कि 24 घंटे से पहले हिसाब चुकता कर दिया है ओन ना किए बगैर पाकिस्तान की रियासत की तरफ से। अभी तक इस कार्रवाई को ओन तो नहीं किया जा रहा, लेकिन पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से, उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से। पहले आपको कार्रवाई का अहवाल बताते हैं। अफगान सरजमीन पर मौजूद कुछ ज़राए और तालिबान के तर्जुमान ने दावा किया है कि गुज़श्ता रात के पिछले पहर अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान मुखालिफ इलाकाई दहशतगर्दों के ठिकानों और अड्डों पर मुतअद्दिद स्ट्राइक्स की गई हैं। और अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि पाकिस्तान ने सूबा खोस्त में एक घर पर बमबारी की, जबकि कुनड़ और पख्तिका में भी फिजाई हमले किए गए हैं। तो जहां जहां हाइड आउट्स होंगी, जहां जहां दहशतगर्दों की कमीन गाहें होंगी, जहां जहां अफगानिस्तान की हुकूमत, अफगानिस्तान के तालिबान उन्हें पनाह देंगे, शेल्टर देंगे, या आप उनको प्रोटोकॉल देंगे, काबुल के अंदर हो या किसी और सूबे के अंदर, उसका वही अंजाम होगा जो इन दहशतगर्दों का हुआ है जो पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। तो आप हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को शहीद करें, आप हमारे एफसी हेडक्वार्टर्स को, हमारे बाजारों को, हमारे अहम मकामात को निशाना बनाएं और हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। और ट्रेड बंद करके आपको काफी हद तक अंदाजा हो चुका होगा जो आप दावे करें कि आप चाबहार को एक्टिव करने जा रहे हैं, आप भारत के जरिए अपनी ट्रेड को बहाल करना चाह रहे हैं, आप ईरान के जरिए अपनी ट्रेड को बहाल करना चाह रहे हैं, तो ये दावे सिर्फ दावों की हद तक हैं। आपको आटे और दाल का भाव बहुत जल्द पता लग जाएगा और आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा जो पाकिस्तान ने इतना अरसा बर्दाश्त किया, कोई और मुल्क, कोई और शहरियत का हामिल आपकी ये सारी हटदर्मी और आपकी ये धौंस और आपकी ये जो नमक हरामी की पॉलिसी है, ये कोई और बर्दाश्त नहीं करेगा जो पाकिस्तान ने अब तक बर्दाश्त किया। लेकिन पाकिस्तान का बर्दाश्त भी, पाकिस्तान का सब्र भी अब जवाब दे चुका है। तो इसलिए इन कार्रवाइयों का आगाज हो चुका है। एक और कार्रवाई भी हुई है नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा में, बन्नू के इलाके में, जहां पे 22 ख्वारिज को ठिकाने लगाया गया है। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने ख्वारिज के ठिकानों पर मौसर हमला किया और शदीद फायरिंग के तबादले में 22 ख्वारिज जहन्नुम वासिल किए गए हैं। सदर वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है और दुश्मन को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया जा चुका है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, 24 घंटे से पहले दिया जाएगा। और यकीनी तौर पर आपके पास सिवाय दहशतगर्दी करने के, सिवाय मासूम शहरियों को या सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के कोई और ऑप्शन तो नहीं है। तो हमारे पास आपके ठिकानों का पता भी है और हमारे पास ये सलाहियत भी है कि उन्हें कैसे सबक सिखाना है। अच्छा नाज़रीन, अब आते हैं उस खबर की तरफ जिसमें एक और शर्मिंदगी हुई है। ये खातून थी, इसकी गुफ्तगू पहले सुनिए कि ये किस तरह से बता रही हैं कि इन्हें शंघाई एयरपोर्ट पर रोका गया चाइनीज ऑफिशियल्स की तरफ से, क्योंकि इनके पास अरुणाचल प्रदेश का जो पासपोर्ट थे जिसके ऊपर इंडिया मेंशन था, चाइनीज ऑफिशियल ने कहा कि ये इंडिया नहीं, ये चाइना की टेरिटरी है और आपको अपने पासपोर्ट के अंदर तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। क्या कहना था इस खातून का, उसी की जुबानी सुनिए। I am an Indian citizen residing in UK for about 14 years, and I was traveling on my holiday from London Gatwick to Japan via a transit in Shanghai, and basically I went past the e-gates, happily queuing up for the security gates to transfer onto my next flight onto Osaka in Japan. And one of the officials from the Chinese immigration came over and singled me out of the queue, basically said, look, India, you know, took my name and something and took me out. So I asked her what is happening, and she basically didn't say much and just basically asked me to follow her. Took me close to the e-gates where there is the immigration
the manual counters for the immigration. And then she went on to say, Arunachal, not India, China, your visa not acceptable, your basically passport is invalid. Very confusing moment, obviously, because never heard of that before. We obviously are proud Indian citizens, all residents of Arunachal Pradesh. And basically, she wouldn't give me an explanation. She wouldn't let me go back into the queue, said you cannot board the plane. Then other officials came. So actually, I probably interacted with around 10 other immigration officers. So another lady came, took me to another part of the airport. And in fact, when I tried to question them and ask them what was the issue, they said, Arunachal is not part of India, very clearly. And they said, you should apply, and started mocking and laughing and saying things like, you should apply for Chinese passport. You're Chinese, you're not Indian. Some mockery around there. Then basically they took me to the transfer desk of China Eastern, which is next to an immigration desk. And they would just keep basically sending me from one desk to the other. So if I ask the Chinese airline, they tell me to go to the immigration tells me to go to them. And they basically didn't give me a straight answer. I said, where is the law? What rights have you got to hold me back here? So ultimately it took about 18 hours for me to get out of Shanghai. What is shocking to me is I have in fact transited through Shanghai in the past, a year ago, with no issues at all. In fact, the first time that I ever transited through China, I spoke to the Chinese embassy in London, and they said, with a short layover of about 3 to 6 hours, you don't need a visa. तो नाज़रीन, ये है वो शर्मिंदगी, ये है वो हकीकत जो ग्राउंड बेस्ड रियलिटी है, और इससे भारत नजर चुराने की कोशिश कर रहा है, ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा है, कभी राजनाथ सिंह के जरिए, कभी अपने फौजियों के जरिए पाकिस्तान के ऊपर हर्जासराई करते हैं, पाकिस्तान को धमकियां देते हैं, क्योंकि इनकी दाल गल नहीं रही और इनकी शर्मिंदगी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग इनसे कतई ताल्लुक हो रहे हैं। इंडियंस के लिए नो एंट्री के स्लोगन्स, नो एंट्री के कार्ड्स लगाए जा रहे हैं। वीजा की रिजेक्शन का रिकॉर्ड टूट रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो पूरा मगरिब हो, वहां पे पूरे यूरोप के अंदर इंडियंस के लिए नो एंट्री के, जिसको कहते हैं ना कि पॉलिसीज, वो इंट्रोड्यूस करवाई जा चुकी हैं। और इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और अंधभक्त की हिंदुत्व पॉलिसी है, जिसके तहत वो अपने मुल्क के अंदर भी अकलियतों के लिए जमीन तंग कर रहे हैं और कैपेबल भी नहीं है और इनके अंदर कोई सलाहियत भी नहीं है। ये पाकिस्तान का मुकाबला, पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी फौज का मुकाबला तो दूर की बात, ये अपने ही तैयारे खुद ही उड़ाते हैं और खुद ही गिरा देते हैं। एयर शो के अंदर जिस तरह से तैयारा गिरा है दुबई एयर शो में, वो अपनी मिसाल आप है। और इसके बाद तेजाज ने जो एक नया रिकॉर्ड बनाया है शर्मिंदगी का, वो भी आपके सामने है। आर्मीनिया की तरफ से उनके जहाज या तैयारे खरीदने से अब माजरत कर ली गई है और कह रहे हैं कि हमें कोई शौक नहीं आपसे तैयारे खरीदने का। साथ में इनका जो नजरियाती कजन है नेतन्याहू, नाज़रीन, उसने भारत आने से इनकार कर दिया क्योंकि इंडिया की तरफ से उसे सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। खबर क्या है जरा सुनिए। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने भारत का तयशुदा दौरा कैंसिल कर दिया। इजरायल मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने भारत का दौरा जो था वो मंसूख किया है, जिसकी वजह भारत में मौजूद सिक्योरिटी थ्रेट्स को करार दिया जा रहा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक मोदी हुकूमत नेतन्याहू को सिक्योरिटी जमानत देने में नाकाम रही। दिल्ली कार धमाके के दौरान मनसूखी के हवाले से अहम फैक्टर करार दिया जा रहा है। और नेतन्याहू, जो कि वैसे ही बहुत डरपोक इंसान है, मासूम निहत्ते बच्चों का, ख्वातीन का, बुजुर्गों का इस्तेहसाल करने का आदी है और उसकी अपनी जान की परवाह इतनी ज्यादा कि उसने अपने नजरियाती कजन भारत, जिसे वो अपने दिल के बड़े करीब समझता है, एक ही पॉलिसी पर अमल करते हैं। लेकिन अभी उसने कहा कि जब तक क्लियरेंस नहीं मिल जाती सिक्योरिटी की, तब तक वो भारत आने वाला नहीं है। साथ में एक और भी कार्रवाई, नाज़रीन, उसे भी आपको आगाह करते हैं। इस्राएली फौज ने 2023 में फलस्तीनी तंजीम के हमले रोकने में नाकामी पर 3 जर्नैल बरतरफ कर दिए हैं। इस्राएली फौज का इकदाम फौज के सरबराह की जानिब से फलस्तीनी तंजीम के हमले से मुतल्लिक नाकामियों की तहकीकात के मुतालबे के 2 हफ्ते बाद सामने आया और बरतरफ किए गए जर्नैलों में 3 डिविजनल कमांडर्स शामिल हैं, जिनमें एक उस वक्त 7 अक्टूबर मिलिट्री इंटेलिजेंस का सरबराह भी था। तीनों अफसरान गजा से शुरू होने वाले जो हमले थे, इसको रोकने में फौज की नाकामी के जाती तौर पर जिम्मेदार ठहराए गए हैं और इससे कबल 3 अफसर पहले ही अपने ओहदों से इस्तीफा दे चुके हैं, जिनमें जनूबी कमान के सरबराह जनरल यारून फंकलमान भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बहरिया और फिजाया के सरबराहान के खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई की गई है, जबकि मजीद 4 जर्नलों और मुतअद्दिद सीनियर अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया है। तो अब इनको अपनी जो मार पड़ी है फलस्तीनी तंजीम से, उसका ख्याल आ चुका है, क्योंकि मलियामेट तो कर दिया इन्होंने गजा को, फलस्तीन को, लेकिन बहरहाल वो जो नाकामी थी जिसमें हमले रोकने में नाकाम रहे थे, अब उन जर्नलों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। साथ में खालिस्तान की तहरीक हमें, नाज़रीन, एक बार फिर से जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। बर्फ के अंदर
बर्फबारी के अंदर, शदीद सर्द मौसम के अंदर भी हम देख रहे हैं कि खालिस्तान की तहरीक जो है वो जोरों शोर से जारी है। मनाजिर आपको दिखा देते हैं, ये ओटावा के मनाजिर है नाज़रीन, जहां पे खालिस्तान रेफरेंडम में 50,000 सिख बहन भाइयों ने शदीद बर्फबारी में हिस्सा लिया है और भारतीय हुकूमत की मगरबी हुकूमतों से रेफरेंडम रोकने की अपीलें भी कामयाब नहीं हो सकी हैं। भारत मिन्नतें तरले कर रहा है कि भाई ये रेफरेंडम ना होने दो, लेकिन दिन ब दिन हम इस रेफरेंडम में, इस तहरीक में जोर पकड़ता देख रहे हैं इसको, और भारत के टुकड़े होने की इब्तिदा लगता है कि बाकायदा हो चुकी है। भारत के अंदर तो है ही ये सिलसिला, लेकिन हम पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां सिख कम्युनिटी मौजूद है, हम देख रहे हैं कि वो इस वक्त इस मोमेंटम को तेज करते जा रहे हैं, जो कि लग रहा है कि भाजपा सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। साथ में आपने एक और चीज नोट की होगी कि G20 समिट में शिरकत के लिए मोदी जी पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी को पता चल गया था कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप नहीं आ रहे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जहां पर होते हैं वहां पे मोदी जी नहीं होते, और जहां पे मोदी जी होते हैं वहां पे डोनाल्ड ट्रंप नहीं होते। क्यों? क्योंकि मई में होने वाली जंग का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप लेते हैं, और मोदी जी को यह डर है कि कहीं आमना सामना हो गया और पूरी दुनिया के सामने उन्होंने अगर ये सच बयान कर दिया कि मोदी जी आपने ही मुझे फोन करके मिन्नतें तरले किए थे कि मई में आपकी जान बचाई जाए, पाकिस्तान से जंग रुकवाई जाए, और मुंह पे तो आप झूठ बोल नहीं सकेंगे और ना ही आप मुखालफत कर सकेंगे अमेरिकी सदर की, क्योंकि पहले ही 50% टैरिफ का आपको सामना करना पड़ा। कहीं और 50% टैरिफ लग गया तो फिर आपकी इंडस्ट्री का क्या होगा? वो इंडस्ट्री जो कि पहले ही वहां पे अपने मुलाजिमों को निकाल रही है, उनको देने के लिए तनख्वाहें नहीं है, क्योंकि नाज़रीन पहले ही इनकी फैक्ट्रियों को ताले लग रहे हैं और इनकी जो सनत है वो मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो चुकी है। ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पा रहे और ना ही नए ऑर्डर्स इनको मिल पा रहे हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है, ऐसे में मोदी जी के लिए सबसे बेहतर पॉलिसी यही है कि डोनाल्ड ट्रंप का सामना ना किया जाए। लेकिन वो G20 समिट जहां पर ये शिरकत के लिए गए थे, वहां पे एक और शर्मिंदगी का सामना इनको उस वक्त हुआ है जब तैयब उर्दवान की तरफ से, टर्किश प्रेसिडेंट की तरफ से इन्हें मुंह नहीं लगाया गया, इन्हें घास नहीं डाली गई। क्योंकि हाल ही में जो पाक भारत जंग थी उसमें ये दावा करते हैं कि जी टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया और टर्की के साथ हमने ताल्लुकात खत्म करने हैं, ये गद्दार है, ये हमारे पीठ में छुरा घोंपा है, इसलिए हमने तुर्की का बायकॉट कर दिया है। तो अब तैयब उर्दवान ने उनके साथ खड़े हुए सरबराह मुमलिकत के साथ मुसाफिया भी किया, स्माइल भी पास हुई। मोदी जी एक इर्रेलेवेंट शख्सियत के तौर पे वहां पे कहका लगाते रहे और तैयब उर्दवान ने उन्हें घास नहीं डाला, उनकी तरफ देखना पसंद नहीं किया, सलाम दुआ लेना तो दूर की बात थी। तो ये औकात है मोदी जी की, जो कि अपने आप को बड़ा ही मैन समझते हैं, 56 इंच का सीना चौड़ा करके वो समझते हैं कि अवाम को उन्होंने डिलीवर कर दिया। अवाम उनसे बदजन है, पूरी दुनिया के अंदर तो उन्हें तन्हाई का सामना है ही सिफारती तौर पे, लेकिन अपनी अवाम भी उनको मुंह नहीं लगाती, उन्हें घास नहीं डालती। और ये जो जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है तैयब उर्दवान ने, ये एक और मिसाल है कि आलमी सतह पे मोदी जी अपनी हरदर्मी की वजह से, अपने झूठ, अपनी नफरत और अपने प्रोपेगेंडे की वजह से तन्हाई का शिकार हो चुके हैं। और अभी आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।